अगर कल सुबह आपकी शिफ्ट अचानक बदल दी जाए, आपके अप्रूव्ड ओवर टाइम का पेमेंट सैलरी में ना आए, आपकी लीव बार बार रिजेक्ट कर दी जाए या आपको लगे कि आपके साथ वर्क प्लेस में अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, तो आप क्या करेंगे? एचआर के पास जाएंगे, यूनियन के पास जाएंगे या लेबर डिपार्टमेंट चले जाएंगे या फिर सीधे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी इंडिविजुअल वर्क प्लेस ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने के लिए लॉ कंपनी के अंदर ही एक स्टैचुटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इसका नाम है ग्रीवियंस रेड्रेसल कमिटी यानी जीआरसी। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर याद रखिए 20 वर्कर्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के तहत 20 या उससे अधिक वर्कर्स वाले इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जीआरसी का प्रोविजन मैंडेटरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं द वर्क प्लेस फाइल्स विद विनोद सिंह। आज हम समझेंगे ग्रीवियंस रेड्रेसल कमिटी अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। जीआरसी कब मैंडेटरी है, इसमें कौन कौन मेंबर होंगे, वर्कर ग्रीवियंसेस कैसे फाइल करेगा, 30 दिन और 60 दिन का क्या रूल है, और अगर जीआर से भी समाधान नहीं मिले तो वर्कर्स आगे कहां जा सकता है। अब एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए राजेश एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मशीन ऑपरेटर है। वह पिछले कई वर्षों से कंपनी में काम कर रहा है। एक महीने उसने अप्रूव्ड ओवर टाइम किया, लेकिन सैलरी आने पर ओवर टाइम अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। उसने सुपरवाइजर से पूछा, पेरोल से भी बात की, एचआर के पास भी गया, लेकिन ग्रीवियंस रिजॉल्व नहीं हुई। अब सवाल है, क्या राजेश को सीधा बाहर जाकर लीगल डिस्प्यूट शुरू करनी चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म अवेलेबल है? यहीं पर आता है ग्रीवियंस रेड्रेसल कमिटी यानी जीआरसी। इस कमेटी का स्टैचुटरी पर्पस है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आने वाली इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस के रेजोल्यूशन के लिए एक इंटरनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी है। आपको सोशल मीडिया पर कई जगह सुनने को मिलेगा न्यू लेबर कोड ने जीआरसी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन टेक्निकली ये पूरी तरह सही नहीं है। ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी का कंसेप्ट पहले भी आईडी एक्ट 1947 के सेक्शन 9C में मौजूद था। वहां भी 20 या उससे अधिक वर्कमैन वाले इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए ग्रीवियंस मैकेनिज्म का प्रोविजन होता था। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 ने इस फ्रेमवर्क को कैरी फॉरवर्ड ही किया है और कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस भी किए हैं। और एक करंट अपडेट भी याद रखिए, इंडिया के लेबर कोड्स 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस सेंट्रल रूल्स 2026 जो कि 8 मई 2026 को नोटिफाई कर दिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस पॉइंट पर। क्या रूल है 20 एम्प्लॉइज का? कोड की एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है 20 और मोर वर्कर्स। सेक्शन 4 कहता है हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहां 20 या उससे अधिक वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, वहां एक या एक से ज्यादा ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी होनी चाहिए। यहाँ एचआर प्रोफेशनल्स को एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझनी चाहिए। एम्प्लॉय और वर्कर हमेशा सेम नहीं होते। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में एम्प्लॉय की डेफिनेशन वाइडर है, लेकिन जीआरसी प्रोविजन स्पेसिफिकली वर्कर शब्द इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए मेनली मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में एम्प्लॉयड पर्सन वर्कर डेफिनेशन से बाहर हो सकता है, और सुपरवाइजर कैपेसिटी में काम करने वाला व्यक्ति अगर प्रिस्क्राइब्ड वेज से थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो भी वर्कर डेफिनेशन से बाहर हो सकता है। इसलिए सिर्फ टोटल कंपनी हेडकाउंट देखकर जीआरसी एप्लीकेबिलिटी तय करना सही अप्रोच नहीं है। पहले यह आइडेंटिफाई करना होगा कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में लीगली कितने वर्कर्स हैं। अब कमेटी की कंपोजिशन समझते हैं। लॉ यहाँ एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। रूल नंबर 1, एम्प्लॉयर और वर्कर्स की तरफ से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी अगर एम्प्लॉयर साइड से 4 मेंबर हैं तो वर्कर साइड से भी 4 मेंबर होने चाहिए। रूल नंबर 2 है, पूरी ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेंबर हो सकते हैं। और रूल नंबर 3 कहता है कि चेयरपर्सन परमानेंट एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। चेयरपर्सन एम्प्लॉयर और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव में से अल्टरनेटली रोटेशनल बेसिस पर हर साल सेलेक्ट किया जाएगा, यानी एक साल एम्प्लॉयर साइड से चेयरपर्सन, अगले साल वर्कर साइड से,
यह स्ट्रक्चर इटसेल्फ कमेटी को बाइपार्टाइट बनाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, अगर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में वीमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो सिंपली एक महिला मेंबर को नॉमिनेट कर देना हर सिचुएशन में सफिशिएंट नहीं होगा। लो कहता है कि जीआरसी में वीमेन वर्कर्स की रिप्रेजेंटेटिव टोटल वर्कफोर्स में वीमेन वर्कर्स के अनुपात से कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए किसी एस्टेब्लिशमेंट के टोटल वर्कर्स में सिग्निफिकेंट अनुपात वीमेन वर्कर्स का है तो जीआरसी कंपोजिशन तय करते समय उसी अनुपात को ध्यान में रखना होगा। इसलिए यह केवल डाइवर्सिटी इनिशिएटिव नहीं है, यह स्टैच्यूटरी जीआरसी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी है। अब अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन चुनेगा? यहाँ एप्लीकेबल रूल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस सेंट्रल रूल्स 2026 के तहत अब रिकॉग्नाइज्ड नेगोशिएटिंग यूनियन है तो वह वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट करती है। अगर नेगोशिएटिंग काउंसिल है तो वह काउंसिल रिप्रेजेंटेटेड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को प्रिस्क्राइब्ड प्रोपोर्शन के अनुसार रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और अगर रिकॉग्नाइज्ड नेगोशिएटिंग यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल नहीं है तो वर्कर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज कर सकते हैं या करते हैं। सेंट्रल रूल्स एम्प्लॉयर को इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज करने की भी अनुमति देते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल रूल्स के अनुसार जीआरसी मेंबर का टेन्योर सिर्फ 3 साल का है, लेकिन यहाँ एचआर प्रोफेशनल्स के लिए एक चेतावनी भी है। सेंट्रल रूल्स हर इस्टेब्लिशमेंट पर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं करते। आपको यह देखना होगा कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है और उसके एप्लीकेबल रूल्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए कंप्लायंस करते समय केवल इंटरनेट से कोई कॉमन फॉर्मेट उठाकर जीआरसी कंस्टिट्यूट मत कर देना। अब मान लीजिए राजेश अपनी ग्रीवेंस फॉर्मली रेज करना चाहता है, वह जीआरसी के सामने एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सेंट्रल रूल्स के अनुसार एप्लीकेशन में बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, डेजिग्नेशन, वर्कर कोड या टोकन नंबर, डिपार्टमेंट, लेंथ ऑफ सर्विस, कैटेगरी ऑफ वर्कर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ग्रीवेंस का पूरा डिस्क्रिप्शन और वह क्या रिलीफ चाहता है ये डिटेल्स दी जा सकती है। एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली या अदरवाइज सबमिट की जा सकती है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है 1 ईयर, मतलब 1 साल। एग्रीव्ड वर्कर को ग्रीवेंस की कोज ऑफ एक्शन अराइजिंग होने की डेट से 1 साल के भीतर एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। वर्कर ने ग्रीवेंस दे दी, अब कमेटी कितने साल तक मामला पेंडिंग रख सकती है? सेक्शन 4 कहता है जीआरसी प्रोसीडिंग्स को एप्लीकेशन रिसीव होने के 30 दिन के भीतर कंप्लीट किया जाना जरूरी है। इसलिए एचआर के लिए जीआरसी केवल एक कमेटी कंस्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ग्रीवेंस आती है तो मैकेनिज्म एक्चुअली फंक्शनल होना चाहिए और एप्लीकेशन रिसीव हो, हियरिंग हो, रेलेवेंट फैक्ट्स कंसीडर हो, डिसीजन प्रॉपरली रिकॉर्ड हो और स्टैच्यूटरी टाइमलाइन ट्रैक की जाए। अब आता है जीआरसी का शायद सबसे इंटरेस्टिंग लीगल प्रोविजन। मान लीजिए कमेटी में 8 मेंबर्स हैं, वोटिंग हुई, सिंपल मेजोरिटी एक पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में है, क्या वही ऑटोमेटिकली फाइनल जीआरसी डिसीजन बन जाएगा? जरूरी नहीं। लॉ एक एडिशनल सेफ गार्ड भी देता है। जीआरसी डिसीजन मेजोरिटी व्यू पर होगा, लेकिन वर्कर रिप्रेजेंटेटिव में से मोर देन हाफ मेंबर को भी, यानी आधे से ज्यादा मेंबर्स को भी उस डिसीजन से एग्री करना होगा। अगर वर्कर रिप्रेजेंटेटिव के आधे से ज्यादा मेंबर एग्री नहीं करते तो लॉ मानता है कि कमेटी कोई डिसीजन अराइव नहीं कर सकी। यह छोटी सी लाइन जीआरसी को सामान्य मैनेजमेंट कमेटी से अलग बनाती है। वर्कर्स की पार्टिसिपेशन केवल सिंबॉलिक नहीं रखी गई है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर राजेश जीआरसी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है या 30 दिन में ग्रीवेंस रिजॉल्व ही नहीं होता तो क्या मामला यहीं खत्म? नहीं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड फर्दर स्टैच्यूटरी रेमेडी प्रोवाइड करता है। एग्रीव्ड वर्कर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस के तहत कंसिलिएशन ऑफिसर के पास ग्रीवेंस ले जा सकता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट पीरियड है 60 दिन। यह पीरियड जीआरसी डिसीजन की डेट से या 30 दिन जीआरसी पीरियड एक्सपायर होने से कैलकुलेट हो सकता है, जैसे एप्लीकेबल हो। और प्रिस्क्राइब्ड सर्कमस्टांसेस में डिस्प्यूट आगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तक भी जा सकता है।
कोड डायरेक्ट ट्रिब्यूनल एक्सेस तक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड कंसिलिएशन स्टेज। अब एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर किसी इंडिविजुअल वर्कर को डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच या अदरवाइज टर्मिनेट किया जाता है तो उससे अराइजिंग डिस्प्यूट को कोड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानता है, भले ही उस डिस्प्यूट में कोई दूसरा वर्कर या ट्रेड यूनियन पार्टी भी ना हो। यानी इंडिविजुअल टर्मिनेशन डिस्प्यूट को केवल इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनने से रोका नहीं जा सकता कि यूनियन ने मामला नहीं उठाया। यह इंडिविजुअल वर्कर के लिए बहुत सिग्निफिकेंट स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन है। अब एचआर प्रोफेशनल्स के पर्सपेक्टिव से एक प्रैक्टिकल बात, सबसे बड़ी गलती यह होगी कि जीआरसी कॉन्स्टिट्यूशन लेटर बना दिया, मेंबर्स के नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दिए और कंप्लायंस कंप्लीट मान लिया। जीआरसी केवल पेपर कमेटी नहीं होनी चाहिए। आपके इस्टेब्लिशमेंट में 20 या ज़्यादा वर्कर हैं तो कम से कम यह चेक कीजिए क्या कमेटी प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड है, एम्प्लॉयर और वर्कर रिप्रेजेंटेशन इक्वल है, वीमन रिप्रेजेंटेशन करेक्ट प्रोपोर्शन में है, चेयरपर्सन फॉलो हो रहा है, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस से सिलेक्टेड हैं, एप्लीकेबल रूल्स कौन से हैं, ग्रीवेंस रिसीव करने का मैकेनिज्म एम्प्लॉइज और वर्कर को कम्युनिकेटेड है या नहीं, और क्या 30 दिन टाइमलाइन मॉनिटर करने की सिस्टम अवेलेबल भी है। ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एक्नॉलेजमेंट सिस्टम, स्पीकिंग ऑर्डर्स और ग्रीवेंस ट्रैकिंग जैसे प्रैक्टिसेस स्टैच्यूटरी मैकेनिज्म को जेन्युइनली इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आप वर्कर हैं और कोई जेन्युइन वर्कप्लेस ग्रीवेंस रेज करना चाहते हैं तो 4 बातें याद रखिए। पहली, कंप्लेंट को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कीजिए। दूसरी, डेट, अटेंडेंस रिकॉर्ड, वेज स्लिप्स, ईमेल्स, लेटर्स या रेलेवेंट एविडेंस प्रिजर्व करके रखिए, मतलब संभाल के रखिए। तीसरी, अपने ग्रीवेंसेस में केवल एलिगेशन मत लगाइए, क्लियरली बताइए कि प्रॉब्लम क्या है और आप किस रिलीफ की मांग कर रहे हैं। और चौथी, टाइमलाइन इग्नोर मत कीजिए। जीआरसी एप्लीकेशन के लिए 1 साल का पीरियड, जीआरसी प्रोसीडिंग्स के लिए 30 दिन और आगे कंसिलिएशन के लिए 60 दिन का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ ये 6 नंबर्स और पॉइंट याद रखिए। सबसे पहला 20, मतलब 20 या मोर वर्कर्स जीआरसी रिक्वायर्ड। दूसरा, इक्वल, मतलब एम्प्लॉयर और वर्कर रिप्रेजेंटेशन बराबर। तीसरा, 10, मैक्सिमम 10 कमेटी मेंबर हो सकते हैं। चौथा, 1 साल ग्रीवेंस एप्लीकेशन की स्टैच्यूटरी टाइमलाइन। अगला 30 दिन यानी जीआरसी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करने का पीरियड। और छठी और सबसे लास्ट की 60 दिन अनरिजोल्व या अनसेटिस्फैक्टरी डिसीजन के बाद कंसिलिएशन रूट की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। और वीमेन रिप्रेजेंटेशन वर्कफोर्स में वीमेन वर्कर के अनुपात से कम नहीं। तो अगली बार जब आप ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी, जीआरसी अंडर लेबर कोड या एम्प्लॉय ग्रीवेंस रेड्रेसल प्रोसेस की बात सुने, एक बात जरूर याद रखिए, यह केवल एचआर पॉलिसी नहीं है। एलिजिबल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए यह इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन 4 का स्टैट्यूटरी ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है। और अच्छे एचआर के लिए जीआरसी का उद्देश्य केवल लीगल कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। एक इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म वह जगह होनी चाहिए जहां इश्यू कॉन्फ्लिक्ट बनने से पहले सुना जाए, डिस्प्यूट बनने से पहले समझा जाए और लिटिगेशन बनने से पहले रिजोल्व करने की कोशिश की जाए। मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं द वर्क प्लेस फाइल्स विद विनोद। अगर आप लेबर लॉज, एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और वर्क प्लेस कंप्लायंस को प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में द वर्क प्लेस फाइल्स विद विनोद। थैंक यू।